हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। मार्केट चर्चा बाद में करेंगे, पहले आज के जो मेन इवेंट था उसकी बात करते हैं। आज एमपीसी की आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग का आउटकम था। तो 3 दिन से ही मीटिंग चल रही थी, 3 तारीख से स्टार्ट हुई थी और आज उसका आउटकम था। अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसे बोलते हैं एमपीसी, इस मीटिंग क्या होती है? ये मीटिंग है बेसिकली जैसे यूएस में फेड की मीटिंग होती है, जिसके थ्रू ब्याज दरें क्या होंगी वो डिफाइन होती है, जिसका सब लोग इंतजार करते हैं। उसके बेस पे सब लोग इंतजार करते रहते हैं कि अगर उसमें कुछ दरों की कटौती होगी, जो हम लोग कुछ हफ्ते पहले बात भी कर रहे थे, अगर कोई दरों की कटौती होगी तो मार्केट भागेगा। ये एक आम राय रहती है। तो वैसा का वैसा यहाँ पे हमारे आरबीआई में जो हमारे गवर्नर साहब हैं शक्तिकांत दास, वो लेते हैं इसको, हेड करते हैं इस पूरी मीटिंग को, और उसके हिसाब से इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन होती है। तो यहाँ पे बेसिकली रेपो रेट्स की दर क्या रहेगी, इसका मेन डिसीजन लिया जाता है इसके अंदर। तो अभी के लिए इसका आउटकम यह है कि अभी कोई चेंज नहीं किया, और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि फेड ने भी कोई रेट नहीं घटाई थी। तो ये क्या होता है, जैसे अगर यूएस फेड रेट्स घटा देगा तो सब्सिक्वेंटली अदर कंट्रीज विल ऑल्सो स्टार्ट रिड्यूसिंग देयर रेट्स। तो सबसे पहले यूएस कम करता है, फिर बाकी कंट्रीज कम करते हैं। ये जनरल ट्रेंड रहा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा फॉलो होगा है, हमेशा के लिए ऐसा होगा। इंडिया पहले भी कर सकता है, अगर इंडिया को लगता है कि हमारी इकोनॉमी बेटर हो गई है या हमारा इन्फ्लेशन के टारगेट्स अचीव हो गए हैं, तो हम पहले भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये पैटर्न फॉलो होता है कि अगर पहले यूएस में फेड रेट्स कम होती हैं, उसके बाद अपने यहाँ पे अपने जो भी ब्याज दरें हैं वो कम हो जाती हैं। तो एक तो ये था, तो ये तो एक्सपेक्टेड आउटकम था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली है वो ये है कि जीडीपी के जो टारगेट्स हैं वो उन्होंने हल्के से बढ़ा दिए हैं। वो जीडीपी के टारगेट्स करती हैं 7% अपने इस फाइनेंशियल ईयर के, वो पहले 6.9 थे। तो मामूली बढ़े हैं, लेकिन ये मामूली बढ़त भी बहुत बहुत अच्छी बात है। ये बाजार के लिए और अपने देश के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हमारा जो टारगेट था जीडीपी ग्रोथ का, उससे हम बेहतर ही कर रहे हैं, तभी उन्होंने टारगेट्स बढ़ाए हैं अपनी इस फाइनेंशियल ईयर के। तो ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो उन्होंने मेन बात बोली है, जो लास्ट बात बोली है, वो ये है कि इन्फ्लेशन देश में कम हो रहा है। जो कोर इन्फ्लेशन का है वो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम हो रहा है। जो इनका टारगेट है वो 4% के इन्फ्लेशन का है। तो 4% के उन्होंने ये बोला है कि हम 4% के इन्फ्लेशन के आसपास पहुँच रहे हैं। हालांकि आखिरी का जो भी होता है, आखिरी में दम ज़्यादा लगाना होता है। जैसे मान लो आप 4.5 तक पहुंच गए हो, तो आखिरी के 0.5 जो है उसको कम करने में बहुत दम लगाना पड़ता है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि आखिरी में दम ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम अपने इन्फ्लेशन के टारगेट्स जो है जितना रिड्यूस करना था उसके आसपास पहुंच रहे हैं। तो ये सब बहुत पॉजिटिव बातें बोल रही है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है इस एमपीसी मीटिंग के तहत। तो उस हिसाब से आज मार्केट को ख़राब रिएक्ट तो करना नहीं था, मार्केट अच्छा ही रिएक्ट करने वाला था। ये मॉर्निंग में 10-11 बजे से शुरू होती है मीटिंग, और 2 घंटे के आसपास इसका आउटकम आता रहता है। मीटिंग तो पहले शुरू हो गई थी, इसका आउटकम 2 घंटे तक चलता है। तो वो सारा हुआ, इसी बीच में मार्केट भी चल रहा था। लेकिन मार्केट में निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी ने बहुत ही सुस्त कारोबार किया आज। निफ्टी आज थोड़ा सा 22,480 के आसपास ओपन हुआ था, सॉरी 22,427 के आसपास ओपन हुआ था, मतलब 22,500 से नीचे ओपन हुआ था। थोड़ा सा हल्का सा, मतलब पहले 15 मिनट में एक बार के लिए लो बनाया, ऊपर आ गया वापस से, और ऊपर आने के बाद आराम से 30 पॉइंट के दायरे में, मतलब कि 22,480 से लेकर 22,510 के बीच, 10 से 15 के बीच में घूमता रहा पूरा दिन उसी में घूमता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मॉनेटरी पॉलिसी का किसी भी चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसके ऊपर। इसने अपना रास्ता तय कर रखा था कि ना मैं ऊपर जा रहा ना मैं नीचे जा रहा, और फाइनली 22,513 के आसपास क्लोज हो गया। तो निफ्टी ने बहुत ज़्यादा सुस्त कारोबार दिखाया है। अलग अलग स्पेसिफिक स्टॉक्स थे जो थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखा रहे थे, लेकिन जो हम लोग काफ़ी दिन से नोटिस कर रहे हैं, जो हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा इंडिसिवनेस है, और दोनों तरफ से डोमिनेट नहीं कर पा रहा है कोई भी। तो मतलब ना लोग खरीदने को तैयार हैं, ना लोग बेचने को तैयार है। कुछ ऐसा हो रहा है कि किसी भी तरफ से ना ऊपर जाने दे रहे हैं ना नीचे जाने दे रहे हैं। हालांकि एक काम अच्छा हुआ है कि आज 22,500 के ऊपर बंद हो गया है निफ्टी, तो वो एक पॉजिटिव है कि धीरे धीरे ही सही, मतलब बहुत ऐसे मान लीजिए कि पूरे दिन में कोई मूवमेंट नहीं दिखा था, लेकिन अगले दिन जैसे गैप अप दे दिया थोड़ा सा, या थोड़ा सा ऊपर खुल गया, कुछ भी है, तो हल्का सा रेंज ऊपर कर ली इसने। तो अब 22,500 के ऊपर क्लोज दे रहा है, मतलब भले 10-5 पॉइंट का आगे पीछे चल रहा है, लेकिन 22,500 के ऊपर क्लोज देना शुरू कर दिया है। एक तो ये हुआ है। दूसरा, अगर आप ऑप्शन चेन की बात करेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे, तो ऑप्शन चेन में भी अब ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा जो कॉल राइटर्स हैं वो अभी भी 22,500 और 22,550 600 के आसपास बैठे हैं। तो कॉल राइटर्स को अभी भी ये लग रहा है कि 22,500 के ऊपर नहीं जाने देंगे। वो तो अभी भी पूरी तरह से 22,500 और 22,600 की रेंज को पकड़ के बैठे हैं। तो ये बहुत भारी रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये मतलब जैसे आज तोड़ा भी 22,513 पे है, तो भी कन्विंसिंगली नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो मतलब मार्केट अटक रहा है, मार्केट ऊपर पे जाके कहीं ना कहीं अटक रहा है। नीचे की बात करें तो जो पुट राइटर्स थे जो 22,300 पे बहुत ज़्यादा थे, वो मूव करके शिफ्ट करके 22,400 पे आ गए। तो मतलब थोड़ा ऊपर आ गए। तो अगर वो ऊपर आके बैठे, इसका मतलब है कि उन्होंने रेंज पकड़ ली कि 22,400 से 22,600 या 22,550 के बीच में रहेगा, जो कि अच्छी बात है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो थोड़ा ऊपर होने का मतलब है कि धीरे धीरे से ही, बहुत ग्रेजुअली सही, पर मार्केट ऊपर चल रहा है। तो ऐसा कोई कमज़ोरी नहीं दिख रही है मार्केट में। हालांकि यूएस के जो मार्केट थे वो बहुत डाउन थे आज मॉर्निंग में।
डाउ जोन्स वगैरह सब शायद 1% नीचे थे। लेकिन इंडिया ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया। एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि इंडिया शायद रिएक्ट करेगा और इंडिया भी थोड़ा सा नेगेटिव ओपन हो या नेगेटिव जाए, लेकिन नेगेटिव जाने के बजाय फाइनली जो भी रिकवरी दे ताकि या बिल्कुल एक रेंज में घूमते हुए ऊपर भी नहीं गया तो नीचे भी नहीं गया, तो थोड़ा सा पॉजिटिव है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिसिसनेस है, मतलब बायर्स के पास कोई ट्रिगर नहीं है खरीदने का, लेकिन सेलर्स भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से बेचने की, तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंडिसिसनेस तो है और कहीं ना कहीं डर है पूरा मार्केट के अंदर। ये तो हुई अपने निफ्टी की बात। अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट ब्रेथ की बात करेंगे तो ओवरऑल मार्केट ब्रेथ में आज थोड़ा सा कमज़ोर हुई है ब्रेथ। आज 1342 स्टॉक्स जो थे वो ग्रीन में बंद हुए हैं और 907 स्टॉक्स रेड में बंद हुए हैं। ये जो आंकड़ा था पहले आपको ध्यान होगा तो हम लोग देख रहे थे कि 3:1 का रेशो चल रहा था, 1.5:1 का रेशो हो गया है। तो अभी भी मतलब ग्रीन्स डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब अभी भी ज़्यादातर स्टॉक ऐसे हैं जो ग्रीन में बंद हो रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, लेकिन कल से या पिछले 2 दिन से कंपेयर किया जाए तो थोड़ी सी वीकनेस आ गई है ओवरऑल ब्रेथ में। और अगर केवल निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में तो मामला पलट गया है थोड़ा सा। केवल 20 स्टॉक्स हैं जो ग्रीन में बंद हो रहे हैं और 30 स्टॉक्स ऐसे हैं जो रेड में बंद हो रहे हैं। तो निफ्टी तो कमज़ोर है। निफ्टी पूरी तरह से कमज़ोर नहीं भी मानेंगे हम तो निफ्टी अभी स्ट्रेंथ दिखाने वाली पोजीशन में नहीं है। निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक बार तो रिट्रेसमेंट आएगा। पिछले 4-5 दिन से ट्राई कर रहा है नीचे गिरने की, नीचे नहीं गिरता है, नीचे से वापस आ जाता है, वापस जहाँ पे खुलता है वहीं पे ओपन हो जाता है। ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, पर ऊपर लग रहा है मुझे कि अभी थोड़ा रेजिस्टेंस है ऊपर। एक डिप इसको देना पड़ेगा कम से कम 100-200 पॉइंट का एक बार नीचे देने के बाद फिर वापस ऊपर की तैयारी करेगा। पर मुझे लग रहा है ऊपर के लिए तैयार होने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए एक डिप आना ज़रूरी है, उसके बाद ऊपर जाना शुरू करेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वो ऑलमोस्ट अपने वापस से इट इज़ बैक टू इट्स ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट, और मतलब नए नए टारगेट छूने को तैयार बैठा है अब। तो थोड़ा सा मतलब जो बाइंग है वो बैंक्स की तरफ ही आ रही है। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी भी बैंक निफ्टी की वजह से, जितने भी स्टॉक्स बैंक निफ्टी के हैं वो निफ्टी में भी हैं ज़्यादातर, तो उस वजह से थोड़ा सा ऊपर है। अदरवाइज शायद होता निफ्टी की हालत और भी ख़राब होती, लेकिन बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है निफ्टी को। और मुझे लगता है बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रेंथ भी है, तो छोटा मोटा डिप आए तो आए, लेकिन बैंक निफ्टी शायद भी आगे ही बढ़ने वाला है। तो बैंक्स में आप बैंक्स पे नज़र बना के रखिए। ये जो बैंक्स हैं, कोटक की हमने पहले ही बात की थी, कोटक है, एयू है, एचडीएफसी वापस पूरा स्ट्रेंथ पकड़ने लग गया है अभी। पिछले 3-4 दिन से एचडीएफसी ने स्ट्रेंथ पकड़ लिया है, तो अब जैसे जैसे डिप्स मिलता रहे वैसे वैसे आप खरीदते रहिए। एचडीएफसी एक्यूमुलेट करने का स्टॉक है, तो आपको मोमेंटम का वेट करना था। मुझे लगता है मोमेंटम का टाइम आ गया है, तो अब एचडीएफसी में भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की बात की जाए तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी जो इंडेक्स थे और जो भी जितने भी स्टॉक्स हैं वो थोड़ा मतलब ठीक ठाक कारोबार कर रहे हैं। कहीं पे कोई कमजोरी एक्सेस नहीं दिख रही है। आधा परसेंट मतलब करीब 0.25% आधा परसेंट की तेज़ी पे बंद हुए हैं आज। तो मिड कैप स्मॉल कैप भी जो ही वो मार्केट ब्रेथ की को दर्शा रहे हैं बेसिकली। तो मार्केट ब्रेथ ओवरऑल ठीक है, केवल निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है। वो पहले भी कल से भी कमज़ोर है, पिछले 2-3 दिन से कमज़ोर लग रहा है। तो मुझे लग रहा है एक टिप निफ्टी में बनता है, उसके बाद वापस से पूरा मार्केट तेज हो जाएगा। तो ये तो हुई अपने इनकी बातें। एक और नया आंकड़ा जो मैं आज लेके आया हूँ, मैं अपना तक वीडियो में बात नहीं करी है मैंने, वो FIIs DIIs के आंकड़े हैं। तो FII DII के आंकड़े इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता लगता है कि ओवरऑल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन के हैं और इंडिया के हैं, इंडिया के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब कि म्यूचुअल फंड्स, वो मार्केट में ओवरऑल खरीदारी कर रहे हैं या फिर बिकवाली कर रहे हैं। तो आज की बात की जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने तो आज खरीदारी की 1650 करोड़ की नेट खरीदारी की है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने 1650 करोड़ का ही माल खरीदा है। ये कुछ ऐसा होता है कि उन्होंने माल खरीदा होगा मान लो 20,000 करोड़ का और उन्होंने बेचा होगा 18,000 करोड़ का, तो बीच में जो माइनस हो गया, माइनस होने के बाद तो 2,000 करोड़ का माल बच गया, तो 2,000 करोड़ की नेट खरीदारी हो गई। तो जो मैं 1650 करोड़ बोल रहा हूँ वो नेट खरीदारी है, इसमें माल बेचा भी है, खरीदा भी है एडिशनल। सिमिलरली DIIs ने क्या किया, DIIs ने आज बहुत जम के माल बेचा है। तो आज उनका -3300 करोड़ के आसपास का, मतलब 3300 करोड़ का माल बेचा है। तो DIIs ने काफ़ी बियरिश पोजीशंस ली है इसका मतलब। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है कि हमारे यहाँ के जो इंडिया के जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव या फिर बियरिश मोड में क्यों आ रहे हैं। और यही हम कल का भी आंकड़ा देखेंगे तो कल FIIs और DIIs दोनों ने बेचा था। तो मतलब ये इवन दो मार्केट 22,500 टच करने को तैयार बैठा है निफ्टी, बोथ FIIs एंड DIIs आर सेलिंग एंड दे आर हैवीली सेलिंग, मतलब 1100, 1200, 1500 करोड़ तक की सेलिंग कर रहे हैं। कल भी इन्होंने इनका आंकड़ा बढ़ाई था, आज तो बहुत बड़ा है। आज DII का देखा जाए तो 3300 करोड़ की सेलिंग नॉर्मल नहीं बात नहीं है। DIIs की नॉर्मल जो बाइंग और सेलिंग का फिगर रहता है वो 1000 करोड़ के आसपास रहता है। तो आज इन्होंने कम से कम तिगुना, मतलब नेट फिगर जो रहता है, नेट फिगर आज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, जो कि बहुत अच्छी खासी सेलिंग है। तो इसलिए मेरा ये थोड़ा सा डाउट बन रहा है मुझे कि मार्केट ने पहले जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने बीच में रिसेंटली डिप दिया था, और रिसेंटली डिप देने के बाद ऑल ऑफ अ सडन वो वापस से पिछले 10-5 दिन के अंदर वापस से उसी लेवल्स पे आ गया, वापस से अपने ऑलमोस्ट टॉप्स पे आ गया। मिड कैप ने तो करीब टॉप बना दिया है, स्मॉल कैप जो है वो अपने टॉप से बहुत ही नज़दीक है टॉप के। तो
मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नीचे गिर रहे हैं फिर वापस ऊपर आ गए हैं, सारे ऑलमोस्ट रिकवर हो गए हैं। कुछ ने जब नीचे गिरा होगा तब कुछ के स्टॉप लॉस कटे होंगे, जब ऊपर जा रहा है तो वापस लोग खरीद रहे हैं। अब मुझे लग रहा है वापस से हो सकता है एक डिप और आ जाए। तो अब क्योंकि अब कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट के पास ऐसा देखा जाए तो, इलेक्शंस के अलावा इलेक्शंस में भी सब लोग मोदी जी की जीत मान के ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट। तो अनलेस मोदी जी 400 450 सीटें ले आते हैं, जो कि मतलब वो क्लेम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया ट्रिगर है, तो मार्केट बहुत तेज़ भाग लेगा। लेकिन अगर थोड़ा भी ऐसा लगता है कि जो उन्होंने क्लेम किया है उससे कम रह गई सीटें, 300 के आसपास रह गई, तो हो सकता है मार्केट एक बार के लिए डाउन भी हो जाए, क्योंकि मार्केट बहुत ही ओवर इन्फ्लेटेड लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने से पहले काफ़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। बाकी सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो आज रियल्टी और बैंकिंग सेक्टर बहुत तेज़ थे। रियल्टी में DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, बैंकिंग के अंदर कोटक, यू बैंक की हमने पहले ही बात की, काफ़ी तेज़ थे। मेरे ख्याल से रियल्टी में आपको नज़र रखनी चाहिए। DLF एक स्टॉक है जिस पर आपको डेफिनेटली नज़र रखनी चाहिए। DLF आज काफ़ी अच्छी टेक्निकली काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ गया था। आप लोग उसमें कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं। कंफर्मेशन के बाद मेरे ख्याल से मंडे को आप लोग उस पर जरूर नज़र रखिए। DLF में काफ़ी अच्छे खरीदने के मौके बन रहे हैं। रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी अच्छा आएगा अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो। गिरावट की बात करें तो ऑटो सेक्टर और IT सेक्टर में काफ़ी दबाव था। IT सेक्टर की हमने लास्ट वीक बात भी की थी। मैंने कहा था कि IT सेक्टर में अगर आपको छोटा मोटा वो दिख भी रहा है कि वो तेज़ी हो रही है, तो भी वो कन्विंसिंग तेज़ी नहीं है। तो IT सेक्टर में अभी के लिए एंटर ना करें, अगर एंटर करें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एंटर करें, क्योंकि IT सेक्टर मुझे अभी थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। IT सेक्टर में जब तक कि रिजल्ट्स नहीं आ जाते, अभी नेक्स्ट वीक से TCS के रिजल्ट आने शुरू होंगे। TCS के बाद से फिर सारे IT के बाद एक रिजल्ट आते हैं, जब उसके अगले हफ्ते में इन्फोसिस के होंगे, उसके बाद SCL टेक एंड सो ऑन। तो जितने भी लार्ज कैप IT हैं उनके रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, एक बार उस रिजल्ट्स के बेस पे प्राइस को सेटल हो जाने दीजिए। जब वो प्राइस सेटल हो जाता है उसके बाद उसमें खरीदारी शुरू करें बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स दैट दे आर शोइंग, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंसर्न है। एक्सेंचर के नंबर्स के आने के बाद से थोड़ा कंसर्न बना हुआ IT में, तो IT में हाथ लगाने से पहले बहुत केयरफुल रहें। ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। मार्केट वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है, मंडे से और इंटरेस्ट हो जाएगा, तो बने रहिए चैनल के साथ। मैं डेली डिस्कस करता ही रहता हूँ मार्केट के बारे में। मार्केट अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, इंटरेस्टिंग तो है बट कंफ्यूजिंग है, तो मार्केट में बहुत सावधानी के साथ पैसे लगाएं और बने रहें मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो। थैंक यू, शुभ रात्रि।